जय हिंद दोस्तों, स्टडी विथ राहुल यादव में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस में जो 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था। तो आज हम बात करेंगे वही कि सब 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के बारे में, यानी उसमें हम मैथ का सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, जितने भी मैथ का क्वेश्चन आए होंगे उसका बेस्ट अप्रोच के साथ क्या कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो इसमें हमको क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है सरल करें, यानी x की वैल्यू क्या करना है, निकालना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए डिवाइड है, उस तरह ये क्या कर देंगे, लिख देंगे, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 36 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। और कितने डिजिट के बाद, यानी एक डिजिट के बाद क्या है, दशमलव यहाँ भी, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद 2 डिजिट पे आ जाएगा। इक्वल टू क्या है हमारा, 2 है, कहीं दिक्कत नहीं। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये हमारा 17.28 डिवाइड एक्स इक्वल टू 72 दूनी 144 हो जाएगा। 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14 हो जाएगा। और कितने दशमलव के बाद है, 2 अंक है। दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। तो यहाँ भी दशमलव के बाद क्या हो, 2 अंक के बाद क्या लगेगा, हमारा दशमलव लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से इसका मतलब क्या होगा, 28 डिवाइड एक्स इक्वल टू 1.44। अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो ये एक्स यहाँ चला जाएगा और ये 1.44 नीचे आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 17.28 अपान 1.44, कहीं दिक्कत नहीं। अब दशमलव के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी दशमलव के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। तो क्या करेंगे, 2 डिजिट ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये हटा देंगे। ये हटाने का तरीका क्या है, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा 2 डिजिट क्या होगा, हट जाएगा। तो क्या आएगा, 1728 बटा 144, कहीं दिक्कत नहीं। 12 से कटा देते हैं, 12 से 12 बार में कटेगा, 12 12 44, 12 कम 12, 12 दूनी 24, फिर 12 से इसको भी कटा दो, 12 कम 12, 5 52, बरचौक 48, फिर बरचौक 48, कहीं दिक्कत नहीं। फिर 12 से 12 कम 12 और 12 से 12 बार में ये कट जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू कितना वैल्यू आ गया, 12। एक्स इक्वल टू 12। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, है सेकंड क्वेश्चन। क्या है सेकंड क्वेश्चन में, बोल रहा है कि 72.19 प्लस 368.312 प्लस इक्वल टू हमारा क्या है 9018.618। ये बोल रहा है हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है कि इन तीनों को जोड़कर, यानी यहाँ कुछ दिया है कुछ नहीं दिया है, प्रश्नवाचक का चिन्ह है, इसके जगह फाइंड करना है कि कितना आएगा। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो हम ये सोचेंगे कि ये क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से करें। कैसा करें, यूनिट डिजिट से ये क्वेश्चन होते हैं। हालांकि ऑप्शन इसका दिया भी था, तो ऑप्शन में तो 2 ऑप्शन सेम ही थे, तो आप यूनिट डिजिट से नहीं हो पाएगा। जैसे यूनिट डिजिट से कैसा करते हैं, अगर देखिए, अगर ऑप्शन पहले लिख देते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए है 3578 इतना, बी ऑप्शन 3578 112, सी ऑप्शन 3571 115 और डी ऑप्शन हमारा क्या है 3571 116। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट से करेंगे। कैसे करेंगे, यूनिट डिजिट से। लेकिन ऑप्शन क्या रहे, जब अलग अलग रहे, ऑप्शन जब अलग अलग रहे तो हमें क्या करेंगे, यूनिट डिजिट से। यहाँ भी देख रहे हैं कि 6 है और यहाँ भी देख रहे हैं क्या है 6 है, तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 5 है। ठीक, तो यूनिट डिजिट से करेंगे तो यहाँ अंत में दशमलव के बाद 3 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक, यहाँ निकालना है, और यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक। तो इसका यूनिट डिजिट लेते हैं, कितना है हमारा यूनिट डिजिट 0, इसका यूनिट डिजिट 2, इसका यूनिट डिजिट कुछ नहीं है, तो हमें x मान लेते हैं यूनिट डिजिट इक्वल टू इसका यूनिट डिजिट कितना है 8। समझ पा रहे हो, यानी कि 0 + 2 तो 2 आया, 2 + x इक्वल टू 8।
तो ये बताओ x के जगह क्या लिखे कि यहाँ 8 आ जाए, x के जगह क्या लिखे कि 8 आ जाए, तो x के जगह हमारा क्या लिखना पड़ेगा, 6 लिखना पड़ेगा, तभी तो 8 आएगा यूनिट डिजिट। यहाँ यूनिट डिजिट 8 है, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, x के जगह 6 लिखना पड़ेगा, यानी कि इसके यूनिट डिजिट में 6 होगा। तो यहाँ 6 से हमारा 2 ऑप्शन है, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, तो ये तो 2 ऑप्शन हमारा कट गए, बचा ये दोनों ऑप्शन। फिर अगर आगे लेंगे तो फिर ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, यूनिट डिजिट से नहीं करेंगे, ज़्यादा समय लग जाएगा जितना कि हम नॉर्मली अपना सिंपल तरीके से जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो हम अपना सिंपल तरीका से क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। कैसे, यहाँ लिख देंगे 190 3 6 8 दोबारा इन दोनों क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 2 9 1 10 3 1 4 1 5 10 9 8 10 का 0 7 6 13 1 14 का 4 3 और 1 4 ये 5, कितना आ गया, इतना। अब इसको क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इतना प्लस x है ना, इतना पॉइंट इतना प्लस x इक्वल टू कितना है हमारा, इतना है। तो x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू क्या कैसे निकलेगी, x इक्वल टू इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी 9 54 40.500 2 8 में से 2 गया 6, 1 में से 0 गया 1, 6 में से 5 गया 1.8 में से 0 गया 8, 11 में से 4 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 5 गया 3, यानी 3578.116 3578.116 ये होता, नहीं तो ये होता। अगर यूनिट डिजिट में यही यहाँ अगर 3 दे दिया रहता तो हम यूनिट डिजिट सही करके इस ऑप्शन को टिक कर देते, लेकिन क्या है हमारा 2 दे दिया है, उसमें भी 3 डिजिट क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो हम अपना सिंपल ही क्या कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, 3578.116, हमारा ऑप्शन नंबर ए। कहीं दिक्कत नहीं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर है। थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि दो संख्याएं दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में है, यदि उनका एचसीएफ यदि उनका एचसीएफ 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़ी संख्या क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले समझ लेते हैं कि दो संख्या इतना के अनुपात में है। अनुपात हमारा दिया है, ये बताओ, ये अनुपात दिया है, एक मिनट, दो संख्या का अनुपात क्या दिया है, संख्याओं का अनुपात दिया है 13 संबंध है 9, कितना दिया है 13:9। जो हमारा संख्या होगा वो क्या होता है 13 है। इसमें भाई जो अनुपात है, जो हमारा अनुपात है, इसमें तो हमारा कुछ भी कॉमन नहीं होता है। अनुपात किसको कहा जाता है, जिसमें कुछ कॉमन ना हो, जैसे 2:3, ये हमारा क्या है, अनुपात है। और हम कह दें यहाँ 12:3, ये हमारा अनुपात है, नहीं, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है, तो 3 है, ये 3 1 जा 3 3 4 जा 12, यानी 4:1। रेशियो का मतलब ये होता है जिसमें कुछ कॉमन ना हो, जिसमें कुछ कॉमन ना हो, समझ पा रहे हो। यानी जो जैसे कि मान लो ये कहें हम 4 संबंध है 12, ये बताओ ये रेशियो है, नहीं, अनुपात नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है। इसमें कॉमन क्या है, तो 4 कॉमन है। अब 4 कॉमन निकालेंगे तो 1 और ये 3, यानी अब जो आया 1:3, ये क्या है हमारा कॉमन। ये जो बेसिकली कॉमन है, ये क्या होता है, ये जो बेसिकली कॉमन है, यही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। क्या होता है, एचसीएफ होता है।
यानी ये जो नंबर है, जो हमारा संख्या, अगर ये एचसीएफ हमको बाहर से दिया है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में है, यदि उनका एचसीएफ 13 है, तो जो हमारा संख्याएं होता है, जैसे ये है संख्या 1:3 में है, तो ये 1H, यानी इसमें एचसीएफ नहीं जुड़ा है, अब जुड़ गया, और क्या हो गया 3H, क्या हो गया 3H, यानी अब हमारा एचसीएफ दिया है, तो जो अब हमारा जो संख्या होगी 1H, कितना 1H, तो 1 और H हमारा एचसीएफ कितना होगा 4 होगा, फिर ये 3 और एचसीएफ दिया है 4, यानी 4 रेशियो 4, और ये संख्या 12, यानी अब जो संख्याएं प्राप्त हुई हमें 4 और 12 प्राप्त हुआ। समझ पा रहे हो? तो वही मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो आपको दिया है, गिवन दिया है, ये जो अनुपात दिया है, ये जो अनुपात दिया है, ठीक है, 13:9 का दिया है, तो जो हमारा संख्या होगा वो 13H, और क्या हो जाएगा 9H, क्या होगा 9H। रेशियो में हमारा एचसीएफ छिपा रहता है। अब बताओ तो 13 और एचसीएफ हमारा दिया है, एचसीएफ कितना दिया है 13 दिया है, तो ये हमारा एचसीएफ 13 हो जाएगा, और ये हमारा क्या है 9, और एचसीएफ कितना है हमारा 13 हो गया, तो इसमें 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आएगा, और ये 13 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 9 117, तो जो अब हमारा संख्याएं हैं वो 169 और 117, तो इसमें पूछा है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या हमारा क्या है 169, जो हमारा संख्या है, बड़ी संख्या क्या है हमारा 169, कहीं दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 4th, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि रोहन और सोहन का वेतन, रोहन और सोहन का वेतन, रोहन और सोहन का वेतन 2:3 के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में, यदि प्रत्येक के वेतन में 2,000 रुपये की वृद्धि होती है, 2,000 रुपये की वृद्धि होती है, तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है, 57 हो जाता है। सोहन का वर्तमान वेतन क्या है? सोहन का वर्तमान वेतन क्या है? ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो ध्यान से, कि रोहन और सोहन का वेतन 2:3 के अनुपात में है। वेतन कितना है 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2,000 रुपये की वृद्धि होती है, यानी इसके सोहन के भी वेतन में 2,000 रुपये की वृद्धि और रोहन के भी वेतन में कितना 2,000 रुपये की वृद्धि, तो जो नया हमारा अनुपात है इतना आ जाता है। तो सोहन का वर्तमान वेतन किसका पूछा है? सोहन का वर्तमान वेतन ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका भी दो तरीका, पहला हम एक्स मान के करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, ठीक, ये हमारा रहा रोहन और ये हमारा क्या है सोहन, कहीं दिक्कत नहीं। अब कह रहा है रोहन और सोहन को वेतन दिया है तो 2:3, यानी रोहन का वेतन 2x है तो सोहन का वेतन 3x, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है यदि प्रत्येक के वेतन में 2,000 रुपये की वृद्धि हो गई, यानी कि रोहन के वेतन में 2x में 2,000 रुपये की वृद्धि हो गई, कितनी 2,000 रुपये की वृद्धि हो गई, और सोहन के भी वेतन में, यानी सोहन के भी वेतन में 2,000 रुपये की वृद्धि हो गई, तो कह रहा है कि तो नया अनुपात जो है 40:57 है, 40:57 है 57, ये 40 ये 40 संबंध है 57 का मतलब क्या होता है 40
बट्टा 57, कितना 40 बट्टा 57, ठीक है। तो जो हमारा अनुपात नया आया वो कितना हो गया 40 बट्टा 57। अब यहाँ से x की वैल्यू हम क्या कर देंगे, फाइंड कर लेंगे, और फाइंड करके x में यहाँ रख देंगे तो हमें सोहन का क्या होगा, वर्तमान वेतन पता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोहन का वर्तमान वेतन पता हो जाएगा। ये तो हमारा x मान के करेंगे, और x 9 मान के करें तो कैसे करेंगे देखिए वो भी बता देता हूँ। जो हमारा सेकंड अप्रोच है वो कैसे होगा, ठीक। सेकंड मेथड मान लेंगे कि ये क्या है हमारा रोहन, और ये क्या है हमारा सोहन, ठीक है। कह रहा है कि रोहन और सोहन का वेतन कितना है, 2 संबंध है, 3 के अनुपात में है, कहीं दिक्कत नहीं। कह रहा है यदि 2000 रुपये की, यदि प्रत्येक के वेतन में, प्रत्येक यानी रोहन में भी और सोहन में भी 2000 रुपये की वृद्धि होती है, कितने की, 2000 रुपये की वृद्धि होती है, तो नया अनुपात कितना हो जाता है, 40 संबंध है 57। अब बताओ जब इसमें 2000 रुपये की वृद्धि, इसमें भी 2000 रुपये की वृद्धि, तो अनुपात कितना हो गया हमारा 40 संबंध है 57। कोई दिक्कत, तो ये बताओ इसका अंतर कितना है 17। इसका अंतर भाई, अनुपात जो शुरू में जितने का अंतर था उतना ही तो अंत में भी अनुपात होगा, तो हमारा जो अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा तो सेम आएगा। यानी अंत में जो अनुपात इतना आया तो उसका अंतर 17 आया, और यहाँ अनुपात का अंतर कितना है 1 है। तो हमें अंतर जो है क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। इसमें भी 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 17 दूनी 34, इसमें 17 3 51, कहीं दिक्कत नहीं। अब बताओ 51 से 57 जाने में कितने रुपए की वृद्धि हुई, 51 से 57 जाने में कितने रुपए की वृद्धि, 6 रुपये की वृद्धि। कितने रुपए की वृद्धि, 6 रुपये की वृद्धि। या इधर भी कर सकते हैं हम रोहन में, 34 से 40 जाने में कितने की वृद्धि, 6 रुपये की वृद्धि। ये बताओ सोहन का जो 51 से 57 जाने में 6 रुपये की वृद्धि हो रहा है, लेकिन कह कितना रहा है क्वेश्चन में 2000 रुपये की वृद्धि होती है, ये 6 की वृद्धि नहीं हो रहा है, कितना का 2000 का वृद्धि हो रहा है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया, 2000 बटा 6, कितने 2000 बटा 6। तो हमसे पूछा क्या है, सोहन का वर्तमान वेतन, कितने का पूछा है, सोहन का वर्तमान वेतन, यानी 1 यूनिट इतना के बराबर है। तो सोहन का वर्तमान वेतन कितना है हमारा 51 है, तो 51 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 51 इंटू 2000 बटा 6, 3 से कटा देते हैं, 3 दूनी 6 और 3 से 17 बार में। अब बताओ 2 से ये 2 कट गया, कितना बचा 1000, कितना बचा 1000 बचा। अब बताओ कितना आ गया, 17 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 17,000 रुपया। कितना आ गया 17,000, यानी सोहन का वर्तमान वेतन कितना है 17,000 है, कहीं दिक्कत। ठीक है, अगर यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो ये देख लो, यहाँ पे 51 यूनिट का जो मान है 51 इंटू 2000 अपान कितना 6, 3 से कटाओ 3 दूनी 6, 3 से 17 बार में 2 से कटाओ 2 कट गया, कितना बचा 1000। ठीक, अब 17 गुणे 1000 कितना हो गया 17,000। कितना आ गया 17,000। यही हमारा क्या है सोहन का वर्तमान वेतन, कितना सोहन का वर्तमान वेतन। हालांकि यहाँ से भी एक्स का वैल्यू निकालते तो हमें पता लग जाता है कितना आता, 17,000 ही आता। कितना आता 17,000 रुपया ही आता, यानी सोहन का वेतन कितना है हमारा 17,000 रुपया है। एक्स का मान निकालते फिर 3x लिखते हैं, ये जो है 3x का मान है। ठीक है, आइए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, किसी स्कूल में किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं, 10 वर्ष से कम आयु के हैं। ठीक है, 10 वर्ष से कम आयु के हैं, 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष से अधिक
आयु की संख्या, 10 वर्ष से अधिक आयु की संख्या, आयु के छात्रों की संख्या, छात्रों की जो संख्या है, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है, जो कि क्या है 48 है, का 2/3 है, का 2/3 है। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 10 वर्ष से कम आयु के 20% छात्र हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष से अधिक कितना? 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है, का 2/3 है। हल्का सा लैंग्वेज क्या किया है, इसमें घुमाया है। क्या किया है? लैंग्वेज घुमाया है। एकदम अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कि 10 वर्ष से अधिक आयु की छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है, का 2/3 है। यानी अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 48 है, और इसका 2/3 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या है। तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हम जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 10% से अधिक है, फिर इतना बचा, तो हम बताते हैं कि इसके लिए ट्री मेथड का प्रयोग करें। कौन सा मेथड? ट्री मेथड। कैसे? देखो, ठीक है, अब बताओ, कुल मान लेंगे स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या मान लेंगे कितना है हमारा? 100x। कहीं दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। अब बताओ, 10 वर्ष से ये माइनस लगा दिए, यानी 10 वर्ष से कम आयु के कितने छात्र हैं? तो 20% छात्र है। 100x का 20% कितना हो जाएगा? 20x। कहीं दिक्कत नहीं। आगे पढ़ो, क्या कह रहा है? कह रहा है कि 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष से अधिक, प्लस 10 वर्ष लिख दिए, तो प्लस 10 वर्ष का मतलब 10 वर्ष से अधिक। तो 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, यहाँ रुक जाओ हल्का सा, 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु, देखो यहाँ क्या लिखा है, 10 वर्ष की आयु, पढ़ने में मिस्टेक हो सकता है। 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 का 2/3 है, यानी 48 का 2/3 है। किसकी संख्या? 10 वर्ष के आयु के छात्रों का, यानी कि 10 वर्ष के जो आयु के छात्र हैं, 10 वर्ष के आयु के छात्र, 10 वर्ष से आयु के छात्र कितने हैं? 48 का 2/3 है। 48 का 2/3 है। कह रहा है कि 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या कितनी है? 48 है। क्वेश्चन में दे रखा है कितनी है? 48 है, यानी कि इसका क्या है? 48 है। और कह रहा है 10 वर्ष से के आयु के छात्रों की संख्या क्या है? 48 का 2/3 है। 48 का 2/3, 48 का ये होता है, यहाँ 2/3 कर दोगे तो 3 से 16 बार में, यानी 16 दूनी 32, कितनी है? तो 32 है। ये बताओ, 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 48 है, और 10 वर्ष के आयु की छात्रों की संख्या 32 है। ठीक, यहाँ हम 100 ना मान के सिर्फ 100 यूनिट ही माने, यानी ये इसकी संख्या 20 हो गई। ये बताओ, 10 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या 20, 10 वर्ष से अधिक आयु की संख्या 48, और 10 वर्ष के आयु की छात्र की संख्या कितना हो गया? 32। 48 32 कितना हुआ? यानी 48 32 80, कितना हुआ? 80 हुआ। तो कह रहा है स्कूल में छात्रों की कुल संख्या, स्कूल में छात्रों की कुल संख्या
यहाँ अगर हम x मान के भी करते तो कोई हमें दिक्कत नहीं होता। ये बताओ कि 48 और ये 32 कितना हुआ, 80 हुआ। कितना हुआ, 80 हुआ। यानी कि ये जो हमारा है, ये इसका तो 20% हमारा क्या है, ये 10 वर्ष से कम आयु के है। और जो बचा क्या, 80x, इसका 80% कौन कौन है, 10 वर्ष से अधिक आयु के और 10 वर्ष आयु के छात्र। यानी कि जो 100x का जो 80% यानी 80x ये किसके बराबर है, 48 प्लस 32 के बराबर है। यानी कि 80x इक्वल टू 80, यानी x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। तो पूछ रहा है स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 100x नहीं है, कितने हैं, 1 गुना पे है, यानी कि 100 है। कितना है, 100 है। कितना है, 100 है। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो 100 है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ x 9 मान के भी करते तो देखते थे कि 48, 32 और 20 कितना आ जाता, 100 आ जाता। तो छात्रों की कुल संख्या 100 हो जाती। और x मान के किए हैं तो यहाँ बता दिए कि कैसे आया ये 1। ठीक है, एकदम अच्छा क्वेश्चन था ये। अगर लैंग्वेज अगर नहीं समझ में आएगा 2-4 बार क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आता क्वेश्चन नहीं होता। हल्का से वाव क्वेश्चन था, यानी कि क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है कि एक संख्या को एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है। 19 शेष बचता है। यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए, 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा, शेष क्या होगा, बचेगा। ठीक है, जब भी एग्जाम में यह नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी का वो क्वेश्चन है कि एक संख्या में यानी रिमाइंडर थ्योरम, यानी एक संख्या को जब 119 से विभाजित किया जाता है, जब एक संख्या को क्वेश्चन पढ़ो, जब कह रहा है एक संख्या के यानी नंबर को 119 से विभाजित किया जाता है तो जो हमारा रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर ये कितना आता है, ये रिमाइंडर 19 आता है। कितना आता है, जब एक संख्या को 119 से विभाजित किया जाता है तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है, 19 आता है। तो मान लेंगे कि वह संख्या ही 19 है। क्या मान लेंगे कि जो संख्या है ये हमारा क्या है, 19 ही है। मान लेंगे कि जो संख्या हमारा क्या है, यही 19 है। जब 19 को 119 से भाग देंगे, जब संख्या 19 को 119 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 19 आएगा। कहीं दिक्कत नहीं। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब किसी संख्या को 119 से भाग दिया जाता है तो हमारा रिमाइंडर 19 आता है। तो मान लेंगे कि जो रिमाइंडर है वही हमारा संख्या है। ठीक है, क्या मानेंगे कि जो हमारा रिमाइंडर है यही हमारा संख्या है। तो संख्या को ये मान लेंगे, रिमाइंडर को ही संख्या मान लेंगे, यानी 19। जब 19 को 119 से भाग देंगे तो ये तो हमारा भाजक से क्या है, छोटा है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 19 ही आएगा। जैसे हम कहें कि 5 में 8 से भाग दो तो रिमाइंडर कितना आएगा, भाई 5 ही आएगा, जाहिर सी बात है। हम कहें कि 10 में 11 से भाग दो, 10 में 11 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, तो 10 ही आएगा। तो इसी प्रकार यहाँ मान लिया कि वो संख्या क्या है, 19 है। तो 19 को जब 119 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 19 आएगा। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि जब 119 से विभाजित किया जाता है तो 19 शेष बचता है। यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए, यानी 17 से किसे विभाजित किया जाए, जो संख्या है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि जब उस संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। जब 17 से 19 को विभाजित करोगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। एक बार जाएगा, 17 से यहाँ डिवाइड करके देख लो, 17 आएगा, 17, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आया। यानी कितना आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। कहीं दिक्कत नहीं। ठीक है,
ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक धनराशि है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद इतना रुपया, 3 वर्ष बाद कितना रुपया, इतना रुपया, और 6 वर्ष बाद कितना, यानी 6 वर्ष बाद 6690 यानी 6690 रुपये हो जाती है, तो अनुमानित धनराशि क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। अनुमानित धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी मान लेंगे कि कोई प्रिंसिपल पी है, इसको ध्यान समझिएगा। कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में, ये यानी कोई प्रिंसिपल यानी मूलधन पी है, वो 3 वर्ष में कितना, 3 वर्ष में 4460 रुपये हो जा रहा है, यानी 4460 रुपये हो जा रहा है। और 6 वर्ष में कितना, 6 वर्ष में कितना, 6 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 6690 रुपया, यानी 3 वर्ष में इतना। और यहाँ से देखा जाए तो यहाँ भी 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 3 वर्ष में यहाँ से इतना हो जा रहा है, यानी कि 3 वर्ष में कोई मूलधन है वो 3 वर्ष में इतना हो जा रहा है और 6 वर्ष में इतना हो जा रहा है। तो यहाँ से अगर यहाँ जाएंगे तो यहाँ भी 3 वर्ष में इतना रुपया से इतना रुपया हो जाएगा। कहीं दिक्कत, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज में ये सेम रेशियो है, कोई मूलधन 3 वर्ष में इतना और फिर 3 वर्ष में इतना, यानी कि 3 वर्ष में इतना रुपया हो जा रही है और 3 वर्ष में फिर इतना रुपया हो जा रहा है। जब भी मूलधन में रेशियो सेम है, यानी किसका, समय का, कि 3 वर्ष में इतना और फिर 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाती हैं, तो हमारा मूलधन ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, बस रेशियो सेम कर देंगे। मूलधन यानी प्रिंसिपल अपान 44/60 इक्वल टू ये 44/60 अपान 66/90, यानी ये बटा ये और फिर ये बटा ये। कहीं दिक्कत, ये बटा ये और फिर ये बटा ये, कहीं दिक्कत नहीं। अब ये क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर p इक्वल टू 4460 इंटू 446 अपान 669। ठीक है, ये हमारा क्या करना, ये फिर कटाएंगे, देखेंगे 4 4 8 और 6 14, 6 6 12 और 9 21, 3 से कट जा रहा है, ऊपर वाला देखेंगे 4 4 8 6 14, ये भी 4 4 8 से 14, ये भी 3 से नहीं कटेगा, नीचे 3 से कट रहा है, ऊपर वाला 3 से नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा तो ये 2 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेंगे, 5 से भी नहीं, 5 से ये कटेगा तो फिर ये नहीं, 2 3 से नहीं कटा तो 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से 7 6 42, 2 नहीं कटेगा, 7 से भी, 8 से 8 5 40 नहीं, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से कटेगा नहीं, 4 4 8 से 14, 10 से कटेगा नहीं, 11 से नहीं कटेगा, यानी कि ये किसी से ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, तो डायरेक्ट हमें क्या करना पड़ेगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई और फिर इससे डिवाइड करना पड़ेगा। ये आप बताएंगे कमेंट में कि कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, बस ये कंसेप्ट यहाँ समझ लीजिए कि जब भी चक्रवृद्धि ब्याज पर बोले आपसे कि 3 वर्ष में इतना हो जा रहा है और 6 वर्ष में इतना हो जा रहा है, यानी टाइम का रेशियो सेम हो, किसका, टाइम का रेशियो सेम हो, तो हम बस इसको क्या कर देंगे कि सेम अनुपात में लिख देंगे, इतना बटा इतना इक्वल टू इतना बटा इतना। कहीं दिक्कत, यही हमारा है इसमें समझने का। जब भी टाइम का रेशियो सेम रहे, अगर यही बोलता है कि 3 वर्ष में इतना हो जा रहा है और 5 वर्ष में इतना, यानी यहाँ से यहाँ 2 वर्ष लगता है, यानी टाइम का रेशियो सेम नहीं होता, किसका, टाइम का रेशियो सेम नहीं होता। तो वहाँ सबसे पहले जब टाइम का रेशियो सेम नहीं होता है तो सबसे पहले वहाँ हम क्या निकालते हैं, रेट निकालते हैं, दर निकालते हैं। हालांकि वो क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, यहाँ टाइम का क्या दिया है, टाइम सेम दिया है, तो हम ये सेम रेशियो में कर देंगे और हम अपना मूलधन यानी प्रिंसिपल क्या करेंगे, निकालेंगे। बस यही कैलकुलेशन थोड़ा इसमें हार्ड दिया था, यानी कि कॉम्प्लेक्स दिया था, डिफिकल्ट दिया था, तो हम अपना मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 3 साझेदार हैं, 3 साझेदार पी क्यू और आर, पी क्यू और आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं, एक व्यवसाय
शुरू करते हैं, ये जो P है, P की पूंजी का दोगुना, P की पूंजी का दोगुना Q की पूंजी के, Q के पूंजी के 3 गुना के क्या है, बराबर है, बराबर है। और Q की पूंजी, और Q की पूंजी R की पूंजी के, R के पूंजी के 4 गुना के बराबर है। कितना? 4 गुना के बराबर है। ठीक है, तो वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में 27,500 रुपये के कुल लाभ में से R का हिस्सा क्या है। ठीक है, R का हिस्सा क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा किसका प्रश्न है। तो हमारा पार्टनरशिप, साझेदारी का प्रश्न है। किसका है? साझेदारी का प्रश्न है। ठीक है, साझेदारी का प्रश्न है। 3 साझेदार PQR एक व्यवसाय शुरू करते हैं। क्या करते हैं? एक व्यवसाय शुरू करते हैं, और कह रहा है कि P का पूंजी का दोगुना, यानी P का जो पूंजी है इसका दोगुना Q के पूंजी के 3 गुना का क्या है, बराबर है। तो यहाँ से ये बताओ P/Q इक्वल टू कितना आ गया? 3/2। कहीं दिक्कत नहीं। यहाँ देखो और आगे पढ़ो क्या कर रहा है। और Q की पूंजी जो यहाँ Q की पूंजी है वो R के पूंजी के 4 गुने के बराबर है। R के पूंजी के 4 गुने के क्या है, बराबर है। यानी कि यहाँ से Q/R इक्वल टू क्या हो गया? 4/1। Q/R इक्वल टू कितना हो गया? 4/1। यहाँ P/Q इक्वल टू 3/2। ये बताओ यहाँ Q 2 है और यहाँ Q 4 है, यानी Q को क्या करना पड़ेगा? बराबर। तो यहाँ में 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। तो ये बताओ P इक्वल टू 6 हो गया और Q इक्वल टू 4। यहाँ भी Q 4, यहाँ भी Q 4। तो ये जो हमारा PQR का रेशियो होगा, PQR का रेशियो कितना हो जाएगा? P 6, Q कितना हो जाएगा? 4, और R कितना हो जाएगा? R हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है इतने के अनुपात में क्या करते हैं, वो अपना बांटते हैं। क्या? लाभ, सॉरी, एक व्यवसाय शुरू करते हैं और इतना पूंजी का 2 गुना इसके पूंजी इतना गुना के बराबर है, और Q की पूंजी R के पूंजी के 4 गुने के बराबर है। तो वर्ष के अंत में इतना रुपये के कुल लाभ में से कुल लाभ यहाँ दिया है, ये क्या है? कुल लाभ दिया है। ये बताओ लाभ बराबर क्या होता है हमारा? लाभ बराबर पूंजी गुणे समय। लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी गुणे समय। लाभ बराबर पूंजी गुणे समय। जब समय बराबर हो तो जो पूंजी का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात हो जाता है। जब समय बराबर हो सबके लिए, जो भी पार्टनरशिप में, साझेदारी में है, जब समय बराबर हो तो जो पूंजी का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात हो जाता है। बात को समझे कि नहीं समझे? यानी ये जो कांस्टेंट हो जाएगा, जब समय सबके लिए बराबर है तो जो पूंजी का अनुपात है वो किसके बराबर हो जाएगा? लाभ के अनुपात के बराबर। तो ये जो हमारा पूंजी लगाए हैं यही हमारा क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। जो हमारा पूंजी का अनुपात है वही हमारा क्या हो जाएगा? लाभ के अनुपात के बराबर। तो 6, 4, 10 और 1 11, और बताइए 11 यूनिट कुल लाभ कितना है? यहाँ 11, और दिया कितना है क्वेश्चन में? 27,500। तो ये बताओ 11 दूनी 22, 5 बचा, 11 बचा 55, यानी 2500। यानी कितना? 2500 गुने पे है। तो बोल रहा है R का हिस्सा क्या है? अब बताओ, ये 25 गुना पे है तो R का हिस्सा पूछा है। R भी कितने गुना पे होगा? 25 गुना पे, 2500 गुना पे, यानी R का हिस्सा जो है कितना आया? 2500 आया। बताओ समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन
अब कह रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत, ये हमारा एवरेज का प्रश्न है। कह रहा है 6 संख्याओं का औसत 3.75 है, ठीक। उनमें से 2 संख्याओं का औसत कितना है? 3.2 है। कितना है? 3.2 है, जबकि अन्य दो का 3.55 है। औसत जो है अन्य दो का 3.55 है। तो शेष दो का औसत क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। शेष दो का औसत क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो इसमें हम 2 संख्याओं का औसत पूछ रहा है और 6 संख्याओं का औसत दिया है। तो ये बताओ औसत इक्वल टू क्या होता है? औसत इक्वल टू कुल योग बटा कुल संख्या, कुल योग बटा कुल संख्या। तो यहाँ से कुल योग बराबर, यहाँ से कुल योग यानी योग बराबर क्या हो जाएगा? औसत गुणे संख्या। कहीं दिक्कत? औसत इक्वल टू क्या होता है हमारा? कुल योग बटा कुल संख्या। योग इक्वल टू औसत गुणे संख्या। यहाँ से इसको क्या कर दिया हम? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो योग बराबर क्या हो गया? औसत गुणे संख्या। अब पढ़ो प्रश्न को कि 6 संख्याओं का औसत इतना दिया है, 6 संख्याओं का औसत इतना दिया है। तो यहाँ से योग बराबर क्या लिख देंगे? यानी 6 संख्याओं का सम, एस से सम यानी और 6 से यानी 6 संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा? योग बराबर औसत गुणे संख्या। तो औसत कितना है? 3.75 और संख्या कितना है? तो 6 है। कितना हो गया? 6 पचे 30, 6 सत्ते 42, 3 45, कैरी 4 36 18 4 22.50, ठीक। आगे कह रहा है उनमें से 2 संख्याओं का औसत इतना है। कितने संख्याओं का? 2 संख्याओं का औसत इतना है। तो सम ऑफ 2 यानी 2 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 3.2 इंटू 2 यानी 6.4। कहीं दिक्कत? अब कह रहा है जबकि अन्य 2 संख्याओं का औसत इतना है और अन्य 2 संख्या यानी 6 संख्या है। तो फिर 2 संख्याओं का औसत दिया है कितना? 3.55 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2 5 10, 2 5 10 11, 2 3 6 1 7 यानी 7.10। तो कह रहा है कि शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो ये बताओ कुल योग बटा कुल संख्या। भाई इधर 6 संख्या हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो 6 संख्याओं का योग, इधर भी 6 संख्याओं का योग क्या होगा? बराबर होगा। ये पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या। भाई जो योग जो होगा, जो 6 संख्याओं का योग होगा वही तो अंत वाले यानी दूसरा भी 6 संख्याओं का योग होगा। ये बताओ 6 संख्याओं का योग यहाँ कितना है? 22.5 है और ये 2 संख्याओं का योग दिया है 6.4 प्लस ये 2 संख्याओं का योग 7.10 यानी 7.1 प्लस ये पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या हो गई। कहीं दिक्कत? अब यहाँ देख लो 22.5 इक्वल टू 6.4 और 7.1 जोड़ लो, 7 6 13 और 4 1 5, 13.5। इसमें से हम क्या घटा देंगे? 13.5 इक्वल टू ये हमारा पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। कहीं दिक्कत? नहीं। अब इसमें से घटाओ, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो 12 में से 3 गया 9 और यहाँ क्या बचा? 1। कहीं दिक्कत? नहीं। इक्वल टू पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। अब पूछा क्या है कि शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत क्या होता है? 2 संख्याओं का औसत। अगर 2 संख्याओं का औसत तो कुल योग बटा कुल संख्या 2 यानी इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो औसत आ जाएगा। इधर भी 2 से तो इधर भी 2 से, तो 2 में अगर 9 में डिवाइड करेंगे तो 4.5 इक्वल टू पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2 यानी कि 2 संख्याओं जो बची थी उस 2 संख्याओं का औसत कितना है हमारा? 4.5। कहीं दिक्कत? नहीं। यही हमारा आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये है कि एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है। एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है। उस कीमत के 2/3 पर, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। तो मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। एक बार और प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है यानी सेलिंग प्राइस उसका क्या है?
निश्चित है यानी फिक्स है, कर है उस कीमत पर जितना फिक्स किए हैं उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की क्या होती है, हानि होती है। यानी कि उसके 2/3 पर जब बेच रहे हो तो 10% की हानि हो रही है, यानी कि 90 को बेच रहे हो तो मूल कीमत पर, जो मूल कीमत है, जो कास्ट प्राइस है, उस पर लाभ प्रतिशत क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखो कह रहा है कि एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, तो निश्चित कीमत हम मान लेते हैं 3, ये 2/3 में जो नीचे रहता है उसी को कीमत मान लेते हैं, यानी उसका जो कीमत है, निश्चित कीमत कितना है, 3 है। क्या है, निश्चित कीमत 3 है। और कह रहा है कि जब उस कीमत के 2/3 पर बेची जाती है, जब उस कीमत के, हम मान लेते हैं कि जो निश्चित कीमत है हमारा, मान लेते हैं यहाँ पे, मानना जो निश्चित कीमत है, निश्चित जो हमारा कीमत है, कीमत वो कितना है, 3 है, ठीक। और कह रहा है उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर, उस कीमत के यानी 3 के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। जब ये 3 से 3 कट गया, यानी कि जब 2 को बेच रहे हैं तो उसे 10% की हानि हो रही है। कितना हो रहा है, 10% की हानि। 10% हानि यानी कितनों को बेच रहा है, 90% को बेच रहा है। कितना को बेच रहा है, 90% को, यानी 2 यूनिट का मान 90%। तो ये बताओ यहाँ से अगर 1% का मान निकाला है तो 2/90, कहीं दिक्कत। तो ये बताओ 1% का मान 2/90, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100 × 2/90। ये जीरो से ये जीरो कट गया, यानी कितना बचा, 10 × 20, 20/9, यानी 100% का मान कितना है, 20/9। और 100% क्या होता है, यही हमारा कॉस्ट प्राइस है। क्या है हमारा, कॉस्ट प्राइस। भाई 100% किसी वस्तु का क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस है। यानी कॉस्ट प्राइस तो हमारा कितना निकल गया, 20/9। ये बताओ समझे कि नहीं समझे। निश्चित कीमत मान लिए 3, कह रहा है उस कीमत के 2/3 पर बेचने पे 10% की हानि हो रही है, यानी 90% पे बेची जा रही है। तो जब 90% का मान 2 यूनिट है तो 1% का मान 2/90, यहाँ से 90 नीचे आ गया, यानी 2/90, तो 100% का मान 20/9। ये बताओ कास्ट प्राइस हमारा 20/9, हमारा सेलिंग प्राइस कहाँ है, निश्चित जो कीमत है SP ये हमारा है 3। ये बताओ सेलिंग प्राइस यानी कितना है हमारा, 3 है। कास्ट प्राइस इतना है, तो जो हमारा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट यानी लाभ, वो लाभ कितना होगा, लाभ बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस 20/9। दिख रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ हम देख लेते हैं, ठीक। लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये बताओ, सॉरी, लाभ बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, कहीं दिक्कत। सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 3 है, माइनस कास्ट प्राइस कितना है, तो 20/9 है। तो यहाँ से लाभ कितना निकलेगा, 29, 27, 27 में से 20 गया, 7, 7/9। और बताओ लाभ हमारा कितना आ गया, 7/9। पूछ क्या रहा है, मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत बताइए। तो जो लाभ प्रतिशत होगा, लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ बटा कास्ट प्राइस इंटू 100। तो लाभ कितना है हमारा, 7/9। कास्ट प्राइस कितना है, 20/9 इंटू 100। ये बताओ 9 से ये 9 कैंसिल, 7/20 इंटू 100, 20 5 100, 7 5 35। यानी कि जो लाभ प्रतिशत है हमारा कितना है, 35%। कहीं दिक्कत। भाई एकदम बेस्ट क्वेश्चन है ये, और बेस्ट क्वेश्चन के साथ बेस्ट अप्रोच भी है। भाई कह रहा है कि एक निश्चित कीमत हम मान लीजिए, जो नीचे दिया रहता है बट्टा में उतना ही माना जाता है, नहीं तो उसका LCM कोई सब मान लिया जाता है डिजिट। तो हम मान लीजिए कि 3 ही है हमारा क्या, जो निश्चित कीमत सेलिंग प्राइस। और कह रहे हैं उस कीमत के इतना पर बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी 3 का 2/3 पर बेचने पे 10% की हानि, यानी 90%। यानी 2 यूनिट का मान 90% है, तो 1% का मान 2/90। यहाँ से हम 100% का मान निकाल लिए, यानी कास्ट प्राइस निकाल लिए। हमें जब कास्ट प्राइस निकल गया, सेलिंग प्राइस दिया है, तो लाभ हम निकाल लिए 7/9। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो 7/9 अपन 20/9, 9 से 9 कट गया, 7/20 इंटू 100, 20 5 100, 7 5 35। कहीं दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है,
ठीक, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जो अनुक्रम 26, 20, 14 और 8 का 21वां पद क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसको कैसा करेंगे, ये हमारा एपी में है 26 से फिर 20, 20 से 14, यानी 6 का क्या आ रहा है, गैप आ रहा है, यानी डिफरेंस आ रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, पहला पद यानी ए इक्वल टू क्या है हमारा 26, कॉमन डिफरेंस यानी जो विभवांतर होता है, ये हमारा पहला पद यानी प्रथम पद इतना, और विभवांतर यानी कि डी कॉमन डिफरेंस क्या होता है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 यानी दूसरे पद में से पहला पद, दूसरा पद क्या है 20 और पहला पद 26, कितना है 20 में से 26 गया माइनस 6, कहीं दिक्कत। अब कह रहा है 21वां पद ज्ञात कीजिए। ये बताइए, ये एपी का जो चलता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D डॉट डॉट डॉट, ये बताइए ये कौन सा पद है, पहला पद, ये कौन सा है दूसरा, ये कौन सा है तीसरा। अब बताओ, जब तीसरा पद में आए तो ए प्लस 2D लिखा है, चौथा पद में आए 1 2 3 4, जब चौथा पद में आए तो क्या लिखा है ए प्लस 3D, क्या लिखा है ए प्लस 3D, चौथा में एक कम लिख रहा है। तो उसी प्रकार से जब 21वां पद पूछ रहा है, यानी कि 21वां पद पूछ रहा है, तो 21वां पद को कैसे लिखेंगे, ए प्लस 20D, कहीं दिक्कत नहीं ना। तो ए हमारा दिया है कितना 26 प्लस 20 और डी का मान माइनस 6, तो 26 20 6 का 120, कहीं दिक्कत। अब 120 में से 26 घटा दो, कितना बचेगा 94, कहीं दिक्कत। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 21 टर्म क्या हो जाएगा, 21वां टर्म माइनस 94, कहीं दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं। जल्दी करते हैं, 11 12 नंबर होंगे, थोड़ा सा दूर क्वेश्चन है। 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वृत्तकार मैदान का क्षेत्रफल इतना हेक्टेयर है, कितना है, वृत्तकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है, 3.2 प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने का क्या, इसकी बाड़ लगाने की लागत क्या है, बाड़ मतलब वो जो वृत्त है, वृत्ताकार खेत है, खेत के चारों तरफ यानी कि 2πr परिधि, यानी उसकी बाड़ लगाना है, यानी तार लगा देना है उसके चारों ओर, समझ पा रहे हो। तो कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल दिया है इतना हेक्टेयर, और ये भी दिया है कि यह 1 हेक्टेयर बराबर इतना स्क्वायर मीटर। तो ये बताओ 1 हेक्टेयर बराबर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो ध्यान से। 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, तो हमारा क्षेत्रफल कितना है 13.86 हेक्टेयर में कितना आ जाएगा, 1 हेक्टेयर बराबर इतना मीटर स्क्वायर, तो इतना हेक्टेयर इक्वल टू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 13.86 से इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हमारा एरिया आ जाएगा 138600 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा क्षेत्रफल, यानी कि इतना हेक्टेयर का इतना स्क्वायर एरिया क्या आ जाएगा हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। ये बताओ क्या आ जाएगा क्षेत्रफल। तो जो हमारा वृत्ताकार मैदान है, जो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है, तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr स्क्वायर बराबर 138600, कहीं दिक्कत नहीं। बताओ पाई का मान कितना होता है 22/7, आर स्क्वायर इक्वल टू 138600, 22 से कटाओ, 22 से कम 22, 22 5 110, 22 6 का 132, 22 6 का 132, कितना बचा 6 और 6 66, 22 44 22 6600, कोई दिक्कत नहीं। आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ देखो 63 को क्या लिख सकते, 63 को 7 नामा 63 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 7, समझ में आया। ये 63 को हम क्या लिख दिए 7 नामा 63, 9 को 3 इंटू 3 और 100 को 10 इंटू 10, 100 आ गया। ये 7 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, कहीं दिक्कत क्यों किए, क्योंकि स्क्वायर रूट लेना है, तो ये जब स्क्वायर ले लेंगे तो एक एक बाहर हमारा क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो यहाँ से आर इक्वल टू बताओ, ये 2 7 है तो 1 7 बाहर निकल जाएगा, 2 3 है तो 1 3 बाहर निकल जाएगा, 2 10 है तो 1 10। तो ये बताओ आर इक्वल टू जो रेडियस है हमारा कितना आ जाएगा 200
10 कितना आ जाएगा रेडियस उसका 210। तो कह रहा है इसकी बाड़ लगाना, कोई भाई वृत्तकार है इसका बाड़ लगाना है, बाड़ यानी यही इसका सरकमफेरेंस, इसी पर क्या लगाना है, तार लगाना है, क्या लगाना है, तार लगाना है, ये बाड़ लगाना है जो, ठीक। तो बाड़ लगाने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, 2πr सरकमफेरेंस यानी परिधि पर लगाना है, तो 2 × 22/7 इंटू आर कितना है हमारा 210। और कह रहा है क्वेश्चन में कि 3.2 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाना है। अगर 1 मीटर का दाम इतना रुपया है तो 3.2 मीटर प्रति मीटर, भाई इतना मीटर आएगा, जैसे मान लो कि जो भी हमारा परिधि आएगा वो 10 मीटर आएगा, तो 1 मीटर का दाम कितना है 3.2, तो 10 मीटर में क्या कर देंगे 3.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2πr इंटू कितना 3.2, प्रति मीटर का दाम कितना है 3.2, यहाँ से 32 लिख के 32/10, कहीं दिक्कत 10 मालूम घटा गए। अब बताओ 70 के 21, ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब यहाँ से क्या करेंगे हम 3 दूनी 6 और 22 छक्का 132, 132 में 32 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 कम 2, 3 दूनी 6, 3 के 9, 3 कम 3, 4 6 6 12, 9 2 11, 12 का 2 3 1 4, यानी 42 24, यानी कितना रुपया आ गया हमारा 3.2 मीटर प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने की लागत कितना है 4224 रुपया है, कहीं दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, तुम्हारा 13 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय क्या करेगा लगाएगा। ये हमारा वर्गाकार क्या है, वर्गाकार भुजा है। अगर इस ये 25 मीटर है तो ये भी हमारा कितना होगा 25 मीटर, क्योंकि ये वर्गाकार है, वर्गाकार चारों साइड क्या होता है बराबर होता है, तो 25 25 25 25, यानी कि कुल जो है वर्गाकार की जो कुल दूरी है वो कितना है 25 25 25 है ओके 100, कितना है 100 है। तो कह रहा है कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान में चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो ये बताओ टाइम इजकल टू डिस्टेंस अपॉन, टाइम इजकल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी समय इजकल टू दूरी बटा 4, समय बराबर दूरी बटा 4, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारा डिस्टेंस क्या है 25 मीटर 25 50 यानी 100 मीटर, डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 100 मीटर, और स्पीड कितना है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बताओ 9 किलोमीटर प्रति घंटा, जब किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं 5/18, यानी जब ये दिमाग में बैठा लो कि जब किलोमीटर से मीटर में जाते हैं, किलोमीटर से मीटर में यानी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो 5/18, बड़ी से छोटी यूनिट में यानी किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 5/18, और छोटी से बड़ी में आएंगे तो 18/5, समझ पा रहे हो। तो किलोमीटर से मीटर में जा रहा है तो 5/18 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 और 18 कहाँ चला जाएगा हमारा ऊपर हो गया। अब यहाँ देखो 9 दूनी 18 और 5 से 5 दूनी 10, ठीक, यानी कितना हमारा आ गया 20 दूनी 40 सेकेंड, यही हमारा क्या है आंसर है, यानी कि 4 और दौड़ में कितना समय लगेगा तो 40 सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन और बेहतरीन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि तो ये हमारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 14 है बोल रहा है कि 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में क्या कर सकते हैं 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। तो 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को करने में कितने दिन में क्या करेंगे पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये बताओ कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्षमता गुणे समय, कार्य बराबर क्षमता गुणे समय, कार्य बराबर क्षमता गुणे समय। तो मान लेंगे कि 4 लड़के
ये 4 और लड़के का बॉय 4 लड़के और 6 लड़कियां यानी 6 गर्ल्स, जी से गर्ल्स, 4 लड़के और 6 लड़कियां किसी काम को, ये इनका क्षमता है, क्षमता गुणे समय, यानी कितना है समय, 10 दिनों में कर सकते हैं। 4 लड़के और 6 लड़कियां किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, और कह रहा है जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां, 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में, 8 दिनों में, यानी क्षमता गुणे समय, क्षमता गुणे समय बराबर कार्य, क्षमता गुणे समय बराबर कार्य। सेम काम है, यानी कि ये भी वही काम कर रहा है और ये भी वही काम कर रहा है, ये दोनों मिलकर 10 दिनों में कर रहे हैं। यहाँ 6 लड़के और 4 लड़कियां मिलकर 8 दिनों में कर रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से गर्ल्स और बॉयज का रेशियो निकालेंगे, यानी किसका, क्षमता का रेशियो। देखो यहाँ से 2 से घटाओ, 2 5 10, 2 चौका 8, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 चौका 20, 5 छका 30 गर्ल्स इक्वल टू 4 छका 24 बॉयज प्लस 4 चौका 16 गर्ल्स। कहीं दिक्कत? अब बताओ यहाँ 20 बॉयज है, यहाँ 24 बॉयज है, तो 20 बॉयज को उधर लेके चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 24 में से 20 गया, 4 बॉयज, यहाँ 30 गर्ल्स है उसमें से 16 गर्ल्स इधर आ जाएंगे तो कितना बचेगा, 14 गर्ल्स। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से घटाओ, 2 दूनी क्या 4, 2 7 14, कहीं दिक्कत? अब यहाँ से रेशियो ले लो, गर्ल्स अपन बॉयज, तो बॉयज को नीचे लेके आ गए तो ये 2 है, 2 ऊपर हो जाएगा, अब बटा 7 है जो नीचे आ जाएगा, यानी गर्ल्स का 2 है तो बॉयज का 7 है, गर्ल्स का 2 है, 2 क्या यानी इसका क्षमता, यानी गर्ल्स का क्षमता 2 है तो बॉयज का क्षमता 7 है। तो टोटल कार्य, ये हमारा क्या है, टोटल कार्य, क्षमता गुणे समय हमारा क्या होता है, कार्य होता है, क्षमता गुणे समय कार्य। इसमें भी इस वैल्यू को रखकर टोटल कार्य निकाल सकते हैं, या इस वैल्यू को इसमें भी रखकर टोटल कार्य निकाल सकते हैं। तो इसमें रखकर टोटल कार्य कितना हो जाएगा हमारा, देखो टोटल कार्य यहाँ भी निकाल लेते हैं, टोटल ओवर कितना हो जाएगा, तो बॉयज का कितना है 7 है, तो 7 चौक 28 प्लस गर्ल्स का 2 है, 6 दूनी 12 इंटू कितना है, तो ये हमारा 10 है। कहीं दिक्कत? अब 28 12 कितना हो गया, 28 2 30 10 40, 40 गुणे 10 इक्वल टू 400, यानी टोटल वर्क हमारा कितना आ गया, 400 आ गया। अब आगे क्या पूछ रहा है, तो 4 लड़के और 2 लड़कियां उसी काम को, 4 लड़के और 2 लड़कियां उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में क्या करेंगे, पूरा करेंगे, कितने दिन में, ये बताओ। 4 लड़के और 2 लड़कियां, 4 लड़के और 2 लड़कियां, इसका क्षमता कितना होगा, तो 4 लड़के का कितना है, ये मैन नहीं यहाँ बॉयज है, 4 लड़के, ठीक, तो लड़के का क्षमता 7 है प्लस 2 गर्ल्स की क्षमता 2 है, तो 7 28 प्लस 2 दूनी के 4 इक्वल टू 32, यानी 4 लड़के और 2 लड़कियों की क्षमता कितना है, 32 है। तो बोल रहा है कि 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिन में, उस काम को यानी टोटल काम इतना दिया है, उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने दिनों में। तो टाइम इक्वल टू समय इक्वल टू कार्य बटा क्षमता, तो समय इक्वल टू कुल कार्य कितना है हमारा 400, और क्षमता कितना है हमारा, कितना क्षमता है 32, कितना क्षमता है 32, यहाँ से काट दो, 8 चौका 32, 8 5 40, कहीं दिक्कत? फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या 2 से, 2 दूनी का 4 और 2 से 25 बार में, यानी 25 बटा 2 समय लगेगा, कितना लगेगा 25 बटा 2 घंटा, मान लो जो घंटा हो या यूनिट हो, जो भी समय हो, यानी 25 बटा 2 घंटा क्या लगेगा हमारा समय लगेगा। सॉरी दिन है तो यहाँ दिन लिख लो, यहाँ दिन है तो दिन लिख लो, यानी 25 बटा 2 दिन लगेंगे। कितना समय लगेगा 25 बटा 2 दिन, ठीक है। तो ये हमारा रहा 14 क्वेश्चन। इसके बाद से क्या दिया है, 5 हमारा डीआई का प्रश्न दिया है, जो भी हिस्टोग्राम पे है हमारा, और जो भी इसमें एंगल निकालने का, तो 5 हमारा डाटा इफिशियंसी का इन क्वेश्चन दिया है, तो 5 क्वेश्चन डाटा इफिशियंसी का हम छोड़ दे रहे हैं। टोटल 19 प्रश्न आए थे 17 फरवरी 2024 को यूपी पुलिस के एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में, तो उसमें से 14 प्रश्न अर्थमेटिक्स के आए थे, और जो 5 है वो डीआई के क्वेश्चन थे, डाटा इंटरप्रिटेशन के, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन हम बता दिए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक। अगर वो भी डीआई के प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो आप हमारा कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।